for our next topic in economics, lesson number 1, Indian economy on the eve of India's independence. And the topic is industrial sector. Industrial sector means what? The sector in which the goods are produced or manufactured, means we get the items from processing of raw materials into finished products. The good example are iron and steel, furniture, textile, etc. And the colonial policy in this respect was exploiting nature. The policy of the British towards the Indians were exploiting nature. First of all, they did not want that any Indians who start a industry, and they forbade the Indians for entering in the manufacturing sector because they knew that if Indians they went in the manufacturing, then Indians will become self-reliant in the industries and the British manufactured goods will have no market in India. Therefore, for this reason, they forbade the Indians from entering the industrial arena. But still, in 1854, the first textile mill was set up in India at Bombay, and in Gujarat, most of the industries related to cotton textile were set up by the Indians. But in eastern India, the jute textile industries mostly belong to the Britishers. Now, the first full-fledged industry related to iron and steel was established in 1907 by TISCO at Jamshedpur in today's modern Jharkhand. This was the first industry, iron and steel, set up by an Indian and during the British period. And these industries were boosted when the First World War came up because this industry got a lot of orders for manufacture of railway carriages, wheels, railway lines, ammunition cells and others. In this way, these industries was boosted during the First World War. But still up to independence, the Indian industries were confined to railways, power, communication, and ports. There are no consumer based industries in India. Means what? तो भारत हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत में उस समय तक ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो इंडियन द्वारा चलाई जा रही हो जो इंडियन के कंज्यूमर गुड्स को बनाए या जो डेली रोजमर्रा की जो गुड्स हैं वो बना के इंडियंस को सप्लाई करे. ऐसी कोई भी गुड्स उस समय उपलब्ध नहीं थी. एंड दिस गुड्स वेर मोस्टली अ ब्रिटिश ओरिजिन विच केम फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे फाउंड ए गुड मार्केट इन इंडिया. तो हम लोग क्या समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी कि इंडिया एक मार्केट की तरह सर्व करे और ब्रिटिश अपना बनाए गए सामान जो है इंग्लैंड में उसको यहाँ पे ले आकर बेच सके और यहाँ से सस्ते दाम में रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जा सके. ये उनकी पॉलिसी उस समय थी. नाउ द की एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो उस समय भारत का मेन एक्सपोर्ट क्या थे? रॉ सिल्क मतलब क्या? कच्चा सिल्क, रेशम, कपास और जूट. इसके अलावा उल, ऊन, शुगर और इंडिगो. ये सब सामान ब्रिटिश मार्केट्स के लिए तैयार किए जाते थे ताकि वहां पे लंदन में प्रोसेसिंग किया जा सके या फिर इसको इंडिया में और जो भी मार्केट्स थे उसमें बेचा जा सके. नाउ द इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया. इंपोर्ट्स मतलब आयात, जो मतलब विदेशों से इंडिया में आता था. उसमें मेनली कंज्यूमर गुड्स, जैसे हम बता चुके हैं
कि इंडिया में कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और जो भी कंज्यूमर गुड्स था जरूरत का, वो ब्रिटेन से आता था, उस समय आयात होता था। क्लोथ, कपड़े, जो टेक्सटाइल था, यहाँ से रॉ कॉटन जाता था वहाँ पे, रॉ मटेरियल, और वहाँ से कपड़े बन के इंग्लैंड से, मैनचेस्टर से यहाँ इंडिया में आते थे बिकने के लिए। मतलब इंडिया एक मार्केट की तरह था जो इसको एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स, और महंगे दाम पे अपना सामान यहाँ बेचते थे। इसके अलावा लाइट मशीनरी, हल्के फुल्के मशीनरी सामान आते थे, क्योंकि उसमें इंडिया को लोग इंडस्ट्रियलाइज करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि यदि इंडस्ट्रियलाइज इंडिया हो जाता है तब उनके मार्केट्स खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। एंड द ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, चाइना एंड द कंट्रीज लाइक सीलोन एंड पर्सिया। तो इंडिया का ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ, चाइना, सीलोन एंड पर्सिया। आधुनिक श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है और पर्सिया ईरान का पुराना नाम है। तीन ही देशों के साथ, मतलब कुछ गिने चुने देशों के साथ ही इंडिया का व्यापार होता था। इसलिए इसका कारण था कि ब्रिटिश द्वारा पूरी तरह से व्यापार को नियंत्रण में रखना। नाउ द एक्सपोर्ट, इंडिया हैड एक्सपोर्ट सरप्लस। इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो सरप्लस था। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जितना सामान विदेशों को बेचता था वो ज्यादा था इंपोर्ट के तुलना में, लेकिन इससे भारत को कोई फायदा नहीं मिलता था, क्योंकि जब फायदा था वो ब्रिटिश ले जाते थे, क्योंकि जितना ही पैसा एक्स्ट्रा होता था लाभ, उसको ब्रिटिश लड़ाई लड़ने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए या अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इंडियन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है या इंडिया में इंडस्ट्रीज लगानी है जिससे इंडियंस का विकास हो सके। Therefore, the nature of the British were totally exploiting towards India, and they exploited the Indians in the very miserable ways they can do, and they made India just a place for producing raw material, and they have no consideration for establishing industries in India. Then the Suez Canal, सुएज नहर क्या है? इन 1869 द सुएज कैनाल वाज स्टार्टेड। सुएज नहर शुरुआत हो गया, और इससे फायदा क्या हुआ ब्रिटिशर्स को कि जो दूरी थी उनकी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। व्हाई? बिकॉज द ब्रिटिश हैव टू गो राउंड थ्रू अफ्रीका थ्रू केप ऑफ गुड होप एंड देन कम टू इंडिया, बट बाय द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल दे कैन इजीली कम टू इंडिया, एंड द डिस्टेंस वाज 7000 किलोमीटर लेस इन a single trip. This made the British exploit India more easily. तो सुएज कैनाल के खुलने से ब्रिटिश का व्यापार जो था इंडिया से बढ़ा और उन्होंने अपने फायदे में इसको यूज किया। Then that's all for today. Thank you for listening to me. Have a good day.